बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और आज फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का हम लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है एनर्जी एंड बेसिक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पावर को समझा, पावर को डिफाइन किया, वॉट की डेफिनेशन देखी। उसके साथ हमने एनर्जी का एक यूनिट डिस्कस किया था, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज किलोवाट आवर। तो क्या डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स किलोवाट आवर की? वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी हुज पावर इज 1 किलोवाट। तो अगर कोई भी सोर्स, कोई भी एजेंसी जिसकी पावर 1 किलोवाट है, वो मुसलसल 1 आवर वर्क परफॉर्म करे, तो वो जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी या कंज्यूम करेगी, तो उस एनर्जी को हम कहेंगे स्टूडेंट्स 1 किलोवाट आवर। और हमने देखा कि 1 किलोवाट आवर हमारे पास कितना था स्टूडेंट्स प्रीवियसली? 1 किलोवाट आवर एनर्जी हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वल थी 3.6 मेगा जॉल, जिसे हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जॉल, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी के साथ स्टूडेंट्स मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, असाइनमेंट दी थी 1 मेगावाट आवर। तो 1 मेगावाट आवर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है, यहां से देख सकते हैं 1 मेगा होता है 10⁻⁶, वाट बन जाएगा ये। और 1 आवर में स्टूडेंट्स 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3600 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ watt second, and that can also be written as 3.6 into 10⁻⁴। यहां से पावर 3 आपको मिलेगी, 6 यहां पे मौजूद है, ऐड करेंगे तो 9 बनेगी, एंड दैट इज इक्वल टू जॉल। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है गीगा जॉल, आप इसे लिख सकते हैं 1 मेगावाट आवर। ऐसे ही 1 वाट आवर आपसे पूछा जा सकता है, अगर 1 वाट आवर पूछा हो तो वो 3600 जॉल के इक्वल आएगा। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है। और एक और एमसीक्यू कि किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है? स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक करते हैं कि वो पावर का यूनिट लगाते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स, अगर तो वॉट को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया हो तो स्टूडेंट्स वो एनर्जी को डिफाइन करेगा। जैसे हमने पढ़ा है कि पावर जो है वो वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम आप लिख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी हो या वर्क फाइंड आउट करना हो, दैट विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब यहां से आप देख सकते हैं कि पावर का यूनिट जो है वो वॉट होता है और टाइम का यूनिट सेकंड है। बिगर यूनिट की बात करें तो पावर को किलोवाट में लेंगे, टाइम को आवर्स में लेंगे, तो किलोवाट आवर बन जाएगा, एंड दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है। पावर का यूनिट स्टूडेंट्स वॉट होता है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ ही हम आज सीखेंगे कि एनर्जी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर किस तरह कैलकुलेट की जाती है, एंड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन मैं रेज कर रहा हूं। अगर आपको जरूरत हो तो आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजम्पशन इन किलोवाट आवर, वो एनर्जी जो आप किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना चाहते हैं या यूजुअली की जाती है, जो वापडा की तरफ से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो आप पूरा महीना जो घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं वो किलोवाट आवर में कैलकुलेशन होती है। और उसके बाद अगर यूनिट प्राइस आपको पता है तो उससे मल्टीप्लाई कर लें, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलेगा, वो भी हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, एनर्जी को कैलकुलेट करना है किलोवाट आवर में, तो आप पावर अगर वॉट में ले रहे हैं तो टाइम आप आवर्स में लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डेज से। वो 2 वीक के लिए कह सकता है, आमतौर पर तो ये 30 डेज के लिए होता है, 1 मंथ के लिए होता है। तो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, इसी के साथ डिवाइड करेंगे 1000 से। और अगर आप पावर ही किलोवाट में ले लेते हैं यहाँ पे, तो देन आपको स्टूडेंट्स 1000 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। जी तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल हमारे पास है 2 फैन ईच ऑफ 120 वॉट वर्क 10 आवर्स डेली। हमारे पास 2 पंखे हैं घर में, लेट्स से, और हर पंखे की जो पावर है स्टूडेंट्स 120 वॉट है। ये वॉट यूनिट के साथ आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू है, पावर है। वर्क 10 आवर्स डेली, टाइम हमें आवर्स में गिवन है, डेली 10 घंटे चलते हैं। देयर कंज्यूम्ड एनर्जी फॉर 1 मंथ, आपने उनकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है 1 मंथ के लिए। तो ये पहला पार्ट यहां तक कवर हो रहा है, वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, पावर हमारे पास वॉट में कितना है स्टूडेंट्स 120 वॉट। जी तो 120 लिखेंगे, लेकिन इसमें एक चीज और नोट करें स्टूडेंट्स कि एक फैन नहीं है, 2 फैन है।
अब जितने फैन होंगे उतने नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे आप। अगर 10 फैन कहता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। इस वक्त 2 फैन है तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। एक फैन की जो है वो 120 पावर है, 120 वॉट, तो 2 फैन की क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम चलते हैं डेली स्टूडेंट्स, 10 आवर्स, और हमें कितने डेज के लिए करना है, 1 मंथ। अब 1 मंथ के लिए हम 30 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 1000, तो ये एनर्जी किलोवाट आवर में आएगी आपके पास। यहां मैंने यूनिट लिख रखा है किलोवाट आवर। तो इससे आपको जो आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स वो मिलेगा 72 किलोवाट आवर। कैलकुलेटर से आप ये चेक कर लीजिएगा, 72 किलोवाट आवर हमारे पास ये जो एनर्जी कंज्यूम हुई 1 मंथ के दौरान। अब स्टूडेंट्स एक बात और इंफॉर्मेशन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई कि 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो इसका मतलब है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का एक यूनिट जिसे हम कहते हैं वो असल में किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। तो यहां पे क्योंकि हमारी एनर्जी कितना आ रही है, 72 किलोवाट आवर, तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारे पास 72 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, आपको बिजली के यूनिट मेंशन किए होते हैं जो आपको मंथली बिल आता है। तो ये तो पूरे घर की कंजम्पशन नहीं, यहाँ पे जस्ट 2 फैन की एग्जांपल ली गई। वैसे घर के अंदर तो आप जानते हैं कि आप इलेक्ट्रिक आयरन का भी इस्तेमाल करते हैं, बल्ब भी होते हैं, और 1-2 बल्ब नहीं, काफी सारे बल्ब आप एट अ टाइम यूज कर रहे होते हैं। फैन इससे ज्यादा हो सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एसी हो सकता है, मोटर हो सकती है। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स जूसर मशीन है, बाकी इस तरह की छोटी छोटी चीजें, वो तमाम हर एक की अलग अलग पावर आपको लेनी पड़ेगी, हर एक की अलग अलग आपको एनर्जी कंजम्पशन निकालनी पड़ेगी, और हर एक चीज के अलग अलग आपको यूनिट निकालने पड़ेंगे, और यूं आपके पास टोटल यूनिट जो है वो आ जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास जो है जस्ट 2 फैन के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितने यूनिट बने इलेक्ट्रिसिटी के, 72 यूनिट्स। तो अगर नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ यूनिट कॉस्ट, अगर एक यूनिट की जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो कितना हो स्टूडेंट्स, 40 रुपीज हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा। तो यहां पे जो केस गिवन है स्टूडेंट्स वो जस्ट 2 फैंस का है, कि 2 फैन आप चलाते हैं डेली 10 घंटे, और आपने बताना है कि कितने जी 1 मंथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होगी, 72 किलोवाट आवर मीन 72 यूनिट्स, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारे पास आएगा इक्वल टू एनर्जी इन किलोवाट आवर, जो एनर्जी हमने मैयर की किसमें स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर। इसकी जगह आप नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि किलोवाट आवर में जो एनर्जी है वही यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रही, मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की जो कॉस्ट है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से देख सकते हैं एनर्जी इन किलोवाट आवर स्टूडेंट्स कितना है, 72, और यूनिट कॉस्ट कितना है स्टूडेंट्स, 40। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो 2880 रुपीज आएगा जी। तो स्टूडेंट्स ये जस्ट कॉस्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी की, अगर 2 पंखे डेली चले 10 घंटे, और एक पंखे की जो पावर है वो 120 वॉट है। अब घर के अंदर क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो टोटल जो यूनिट्स हैं वो 72 नहीं बल्कि ज्यादा होते हैं, और बिल भी जो है वो ज्यादा होता है। और फिर पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ टैरिफ अप्लाई कर रखे हैं, और यूनिट कॉस्ट तो 50-60 रुपीज तक चली जाती है, तो अच्छा खासा बिल आप जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए पे कर रहे होते हैं। तो इसी तरह आप एसी के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कौन सी डिवाइस है जिसकी पावर ज्यादा होती है, तो उसकी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। जो हमारे पास एनर्जी सेवर होता है वो यूजुअली 18 to 20 वॉट का होता है, जो घर में हम यूज कर रहे होते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स बड़े साइज का एनर्जी सेवर जो है वो 30 वॉट 40 वॉट का भी हो सकता है, 100 वॉट तक चले जाते हैं बल्ब। जो फैन है ओल्ड, जो पहले के फैन लगे हुए स्टूडेंट्स, वो तकरीबन 120 वॉट पावर ले रहे होते हैं। जो आजकल हमारे पास एसी-डीसी फैन आए हुए हैं, उनकी जो पावर है एस्टिमेटेड पावर मैक्सिमम स्पीड के ऊपर वो 60 वॉट होती है। तो फैन की एक वैल्यू होती है। इसी तरह रेफ्रिजरेटर जो है एक एवरेज, मीडियम एवरेज आप कह लें, जो रेफ्रिजरेटर है वो तकरीबन 200 से 250 वॉट पावर कंज्यूम कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वॉट, 1 घंटा यूज करेंगे तो 1 यूनिट जाएगा बिजली का। और जो मोटर है पानी वाली मोटर जो होती है, पंप, वो भी तकरीबन आप कह सकते हैं, आजकल वैसे डिफरेंट हमारे पास जो है वो मोटर्स आई हुई हैं, लेकिन जो बड़े साइज की पुरानी मोटर्स हैं वो तकरीबन 1.5 यूनिट आप कह सकते हैं, या 1.2 से 1.5 यूनिट के दरमियान में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है अगर मुसलसल 1 घंटा चले तो।
इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एसी की जो कंजम्पशन है इनिशियली ज्यादा होती है, लेकिन टाइम के साथ वो जो है अम्पेयर ड्रॉप करता है, एज अ रिजल्ट उसकी जो पावर है वो कम यूज कर रहा होता है। तो बाकी वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। तो ऑन एवरेज एसी का जो है वो कॉस्ट कितना होती है स्टूडेंट्स, 1.5 टन का जो एसी है वो ऑन एवरेज 1 से 1.112 यूनिट तक ले रहा होता है, 1.1 या 1.2 यूनिट तक पर आवर। 1 घंटा जो एसी की कंजम्पशन है वो भी तकरीबन उतनी ही है जितना इलेक्ट्रिक आयरन या इस तरीके की कॉस्ट है। तो यहां से आप आइडिया लगा लें कि आपकी कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जिससे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा पे करना पड़ सकता है, जिससे यूनिट जो है वो ज्यादा कंज्यूम होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी कैलकुलेशन थी, बाकी इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करेंगे एक्सरसाइज में। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको 2 एमसीक्यूज और मैंने लिख रखे हैं, एमसीक्यू नंबर 1 और 2, उनका सोल्यूशन समझाता हूं, देन हम टॉपिक पे आते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ओके, यहां पे स्टूडेंट्स ये इरेज कर देते हैं सोल्यूशन, और ये क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन था थर्ड वाला ये भी मैंने सॉल्व करवा दिया, इसे भी मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एमसीक्यू है वर्क डन इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 kg टू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। हमें वर्क कैलकुलेट करना है, एक मैस है हमारे पास 10 kg, उसे कितनी हाइट तक लिफ्ट अप करना है 50 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स वर्क कैलकुलेट करना है। अब वर्क की इक्वेशन हम जानते हैं कि एफ डी कॉस थीटा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मैस के ऊपर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसे ऊपर हाइट की तरफ ले जाते हुए, तो जो फोर्स है स्टूडेंट्स वो वेट के इक्वल होगी। तो यहां पे फोर्स की जगह तो आप लिखेंगे वेट, ये हमारे पास W वेट है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के इक्वल होगा। और अगर फोर्स आपने ऊपर की तरफ लगाई, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो एंगल जो है वो 0 होगा, cos 0 1 होता है। सो वर्क की इक्वेशन आपके पास याद रखिएगा वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाती है, तब जब आप हाइट के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर पहचान ये है कि जब भी आपको वर्क पूछे और ये कह दे कि लिफ्टिंग अ मैस, या किसी हाइट पे लेके जाना है आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मैस को, और वो हाइट गिवन हो, तो आप वर्क इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अब वेट होता है क्योंकि mg के इक्वल, तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं mgh। यस स्टूडेंट्स, वर्क की ये इक्वेशन और फॉर्मूला आप यूज करेंगे हर दफा जब भी आपको वर्क पूछा हो हाइट इन्वॉल्व करके, कि किसी हाइट के ऊपर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है, लिफ्ट अप करना है, तो आप वर्क कैलकुलेट करें, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं mgh। इसी तरह वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा सरफेस के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, ऑल्दो ये फॉर्मूला उसी से निकला है, कुछ चेंजेस थे वो आपने समझे। तो अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे और वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो देखें वर्क इज इक्वल टू, मैस कितना है हमारे पास 10 kg, 10 kg मैस है, और हाइट है 50 सेंटीमीटर, इसे मीटर में लेंगे आप। जो डिस्टेंस या हाइट है वो हमेशा मीटर में ली जाती है ऐसा यूनिट के अंदर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो 100 से डिवाइड करें, इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और जी की वैल्यू 9.8 होती है। एवरेज वैल्यू लेनी है, हाइट की वैल्यू 0.5 लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास बनेगा 49 जॉल जी। तो वर्क आपके पास क्या आएगा 49 जॉल। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है सी। इसी के साथ सेकंड एमसीक्यू देखें, एनर्जी कंज्यूम बाय अ 500 वॉट रेफ्रिजरेटर इन 1 आवर। अब देखिए लेट्स से हमारे पास एक बड़े साइज का रेफ्रिजरेटर है जिसकी जो एस्टिमेटेड पावर है वो 500 वॉट है, तो 1 घंटे में वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। सो वो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। अब देखिए पावर गिवन है, टाइम गिवन है, यहां दो चीजें आपको गिवन है, एक पावर और एक टाइम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था कि पावर इक्वल होती है एनर्जी ओवर टाइम या वर्क ओवर टाइम। तो यहां से अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी हो स्टूडेंट्स तो वो होगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहां से देखें एनर्जी आपके पास इक्वल आएगी, पावर हमारे पास कितना है 500 वॉट, और टाइम हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 1 आवर। टाइम आपने सेकंड्स में लेना है यहाँ पे, ये हम किलोवाट आवर में कैलकुलेट नहीं कर रहे। अगर किलोवाट आवर में पूछी हो देन आप टाइम आवर्स में लेंगे, लेकिन यहां सिंपल एनर्जी पूछी है तो आप टाइम सेकंड्स में कन्वर्ट करें। 1 आवर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो 1 आवर कंटेन 60 मिनट एंड ईच मिनट कंटेन 60 सेकंड। 60 into 60 करेंगे आप, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो आंसर बनेगा वो स्टूडेंट्स क्या बनेगा अराउंड 18 लाख। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अब देखिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास हैं, पहला ऑप्शन है 1 किलोवाट आवर, सेकंड है 1/2 किलोवाट आवर, थर्ड है 2 किलोवाट आवर। तो यानी कि किलोवाट आवर के अंदर हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स देखें
हमने पढ़ा है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, वो तो होता है 3 6 एंड 5 zeros। ये हमारे पास एनर्जी होती है जॉल के अंदर, ये एनर्जी जॉल में है, ये एनर्जी भी जॉल में। अब अगर मैं इसे 2 पे डिवाइड कर दूं, हाफ किलोवाट आवर की बात करूं जी, तो स्टूडेंट्स हाफ किलोवाट आवर, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपको यही आंसर मिलेगा जो हमारा करंट आंसर ऊपर आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ किलोवाट आवर के। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1/2 किलोवाट आवर जी। तो इस तरह के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स आपने, जो कि एट द एंड ऑफ चैप्टर्स भी मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करवाऊंगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आए। एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे, देन हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स पहले तो हम डिफाइन करेंगे एनर्जी को। एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क। किसी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी है वर्क परफॉर्म करने की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। सो एनर्जी को डिफाइन करते हैं। एबिलिटी और अ कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। एक बॉडी के अंदर जो एबिलिटी है वर्क परफॉर्म करने की, दैट इज नोन एज इट्स एनर्जी। स्टूडेंट्स एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है वो जॉल है, और इसकी दो बेसिक फॉर्म्स है मैकेनिकल एनर्जी की, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे यहां पे। पहली टाइप है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरी टाइप स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। जी तो स्टूडेंट्स यहां पे लिख लें ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल, सेम एज वर्क। अच्छा, एनर्जी कोई भी हो, आपसे पूछा हो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो स्टूडेंट्स जॉल में ही मेजर होगी। एंड जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। तो जॉल जो है वो किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के। और बेस यूनिट की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन बनेगी ml/2 जो कि सेम वर्क की डायमेंशन थी। और स्टूडेंट्स किस चीज की डायमेंशन होती है ये, और टॉर्क की भी सेम यही डायमेंशन होती है। लेकिन फर्क ये है कि वर्क और एनर्जी का ऐसा यूनिट जॉल है, इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, ऐसा यूनिट जॉल ही है। टॉर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है। दोनों की नेचर डिफरेंट है। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, एनर्जी और वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो बाकी डायमेंशन सेम है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जो किसी बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन में चेंज की वजह से जो एनर्जी गेन करेगी कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी। ऑल दो पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी की एक और डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखें पेज नंबर 75 के ऊपर, तो आपको काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्लेनेशन में जो लाइन नंबर 7 है, आई गेस सो, उसके अंदर एक डेफिनेशन दी हुई है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो बॉडी वर्क परफॉर्म करेगी
उसे भी स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और ये वो डेफिनेशन है जिसके अकॉर्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये डेफिनेशन तो बच्चों ने अक्सर याद कर रखी होती है, लेकिन अगर वो ये डेफिनेशन दे और एज एमसीक्यू, तो देन आपने याद रखना है कि ये डेफिनेशन भी किस चीज की है, काइनेटिक एनर्जी की। अब आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो तो है 1/2 mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अगर तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी या स्पीड है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर वेलोसिटी या स्पीड नहीं है तो स्टूडेंट्स फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। सो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या है, 1/2 mv²। यहां से रिलेशन लाजमी देखा करें जब भी कोई फॉर्मूला आप पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज मास डिपेंडेंट। अगर आपको कहा जाए कि मास को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डबल हो जाएगी। या ये एमसीक्यू इस तरह से भी पूछा हुआ है, टू गेट डबल काइनेटिक एनर्जी विच फैक्टर शुड बी डबल, मास या वेलोसिटी। तो मास को डबल करना होगा टू गेट डबल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट अबाउट वेलोसिटी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी के साथ अगर मैं रिलेशन देखूं तो उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं वेलोसिटी को डबल करूंगा तो डबल का स्क्वायर लेंगे आप, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम। सो अगर आपसे कहता है कि वेलोसिटी को डबल करें, काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगी, 4 टाइम। अगर आपसे कहता है मास को डबल करें, काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम बढ़ेगी, तो स्टूडेंट्स डबल होगी। इसी तरह अगर वो दोनों को डबल करने का कह दे कि मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम डबल, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो मास भी डबल, वेलोसिटी भी डबल। देखें, इसको डबल करने से 2 टाइम, इसको डबल करने से 4 टाइम, तो 4 × 2 8 टाइम बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, अगर आप किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी दोनों एक साथ क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक एमसीक्यूज थे, रिलेशन थे, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स पोजीशन डिपेंडेंट होती है, हाइट डिपेंडेंट होती है और पोजीशन डिपेंडेंट। इसमें स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे एक टाइप है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी टाइप है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जी स्टूडेंट्स, और तीसरी टाइप हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी याद रखें, सेंटर वाले पार्ट को। और तीसरी टाइप कौन सी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी मास की पोजीशन आपने चेंज करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। क्या मतलब है इस बात का कि कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड सरफेस पे पड़ा है, उसे आप नीचे से ऊपर लेके आए किसी हाइट के ऊपर, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोजीशन चेंज होने का मतलब हाइट। तो यहां पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या हाइट की तरफ लेके जाएंगे तो पोजीशन चेंज होगी ग्रेविटेशनल फील्ड में, दैट मींस कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हमें। और इसका फार्मूला स्टूडेंट्स याद रखना है आपने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है mgh। ये एनर्जी जो है स्टूडेंट्स हाइट डिपेंडेंट है, वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट एंड मास डिपेंडेंट है। तो मास अगर ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, हाइट ज्यादा होगी तब भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन याद रखना है ये इक्वेशन वैलिड है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वैलिड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ज्यादा हाइट के ऊपर जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये फार्मूला तब तक वैलिड है जब तक जी की वैल्यू कांस्टेंट रहे। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वैलिड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। सो नियर सरफेस ऑफ अर्थ जो है ये फार्मूला वैलिड है, इसी को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला स्टूडेंट्स होता है 1/2 kx²। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का स्टूडेंट्स फार्मूला होता है Q चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो इक्वेशन है ये हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे, और ये जो फार्मूला ये हम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। आल्दो फर्स्ट ईयर में भी एक चैप्टर है जहां पे इस इक्वेशन को यूज किया गया, तो वहां पे भी हम देखेंगे। ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, स्ट्रेच या कंप्रेस करने से स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो चार्ज एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा जब वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन चेंज करने से जो एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे स्प्रिंग फील्ड के अंदर जो पोजीशन चेंज करने से एनर्जी मिलेगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोजीशन चेंज करने से जो एनर्जी मिलेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये मेजर की जाती है फ्रॉम सम रेफरेंस।
जीरो रेफरेंस आप याद रखें, जीरो रेफरेंस मतलब वो पॉइंट होता है जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो इसके लिए जीरो रेफरेंस कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं अभी हम देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जीरो रेफरेंस पॉइंट वो होगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या ली जाएगी स्टूडेंट्स, जीरो ली जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कहां कहां पे जीरो होगी, तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है mgh। अगर तो हाइट एज अ रेफरेंस हम जीरो लेते हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, अगर हम वैल्यू ऑफ जी जीरो लेते हैं तब भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अब जी की वैल्यू जो है वो दो जगह पे जीरो होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एक तो पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, कुछ केसेस हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं जहां हम पॉइंट ऑफ इंफिनिटी को एज रेफरेंस मानते हुए कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इंफिनिटी पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट्स, जीरो होगी। और सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, वहां भी जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। और दूसरा केस ये है कि इफ हाइट इज जीरो। अब ये एक रिलेटिव पॉइंट है, यहां पे हाइट जीरो होने का मतलब भी वैसे यही है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं कि एक मैथ जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी। तो यहां दो डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट आंसर करते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैंने बताना है, क्योंकि टेबल पे ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी कुछ ना कुछ हाइट है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, तो यस वो ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट कहता है नहीं सर इसके अंदर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, क्यों, क्योंकि वो अपना रेफरेंस उस टेबल को मान रहा है। तो अगर आप अपना रेफरेंस टेबल को मानते हैं और टेबल से हाइट कैलकुलेट करते हैं तो देन स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो टेबल से तो उसकी कोई हाइट नहीं बन रही, हाइट उसकी जीरो है, लिहाजा उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन अगर आप रेफरेंस ग्राउंड सरफेस को मानते हैं तो देन स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली होगी, और वो डिपेंड करेगी उस हाइट के ऊपर जो टेबल की हाइट है, कहां तक, ग्राउंड से। तो इस हाइट के लिए इसलिए मैंने टर्म यूज की थी कि रिलेटिव है, ये डिपेंड करता है कि आप हाइट को किस केस में जीरो ले रहे हैं, या जैसे टेबल से मेजर कर रहे हैं तो हाइट जीरो होगी अगर टेबल पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, और अगर आप ग्राउंड से ले रहे हैं तो हाइट फिर जीरो नहीं होगी। इसी तरह ग्राउंड सरफेस से आप मेजर कर रहे हैं तो फिर आप हाइट को डेफिनेटली जीरो लेंगे, ग्राउंड सरफेस को अगर आप रेफरेंस बनाते हैं तो नेक्स्ट वैसे जो केस हमने यूज करना है स्टूडेंट्स वो ये वाला केस है, इसको याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंफिनिटी को हम यूज करेंगे एज रेफरेंस। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, हमने एक छोटा सा फॉर्मूला प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी का। जी तो स्टूडेंट्स अब हमें प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी की ये इक्वेशन 1/2 mv²। तो इसमें स्टूडेंट्स हम एक केस कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी। लेट अस कंसीडर के एक कार की हम एग्जांपल ले लेते हैं। कंसीडर अ कार रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। So consider a car moving with constant speed. V, एक कार जो कि मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड। स्टूडेंट्स किस स्पीड के साथ, v स्पीड के साथ, ऑन अ रोड, हॉरिजॉन्टल रोड सरफेस कह सकते हैं आप। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसका इंजन अगर स्विच ऑफ कर दिया जाए, इफ इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ, अगर कार का इंजन हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो क्या होगा कि कार फौरन रेस्ट में नहीं आएगी, क्योंकि कार जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में है, तो ड्यू टू इट्स इनर्शिया कार चलती रहेगी, कुछ देर के बाद जाके स्टॉप होगी ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस। तो यहां पे हम कहेंगे कि कार जो है वो रेस्ट में तो नहीं आएगी, लेकिन एक चीज तय है कि इंजन बंद कर दिया गया है तो कार वेलोसिटी गेन नहीं कर सकती, अब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और जब टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो याद रखा करेंगे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो ऐसे केस में वेलोसिटी कम होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू जीरो, इसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज होके जीरो हो जाएगी, decreases and become zero after some time। So यहां पे हम कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई स्टूडेंट, जीरो, जबकि इनिशियल वेलोसिटी यहां पे याद रखें ये वाली है, ये हमारे पास इनिशियल स्पीड है v, ये हमारे पास फाइनल स्पीड आ गई। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार,
इस टाइम में जो कार ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, लेट्स से इज डी। इस दौरान जो कार ने डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो हम मान लेते हैं कि हमारे पास डी है। अब इस दौरान कार ने क्योंकि डिस्टेंस कवर किया तो हम कह सकते हैं कि कार ने वर्क परफॉर्म किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो डेफिनेशन अब आप रिकॉल करें जो मैंने पहले लिखी थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क परफॉर्म करता है ड्यू टू इट्स मोशन तो उसे भी हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहां पे कार क्योंकि मोशन में थी तो उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेफिनेटली कार ने एक फोर्स एक्सर्ट की जो कि इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट होगी फ्रिक्शन के, फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ तो कार ने वर्क परफॉर्म किया ड्यू टू इट्स मोशन एंड दैट इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन रोड सरफेस इज इक्वल टू एफ। ये एफ है। अब एफ स्मॉल एफ से मैंने रिप्रेजेंट किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इतना ही है और कार ने जो फोर्स लगाई वो भी इतनी ही है क्योंकि इंजन तो ऑफ है। तो सेम इतना ही फोर्स फ्रिक्शन की लग रही होगी लेकिन वो अपोजिट होगी, वो नेगेटिव में होगी। तो यहां पे हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो वर्क परफॉर्म किया कार ने, वर्क डन बाय द कार, कार ने जो वर्क परफॉर्म किया वो स्टूडेंट्स क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इंटू डी लिखेंगे हम, इसे हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। और यहां पे एक्सेलरेशन क्योंकि नेगेटिव है तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस एम ए, इक्वेशन नंबर 2। यहां याद रखिएगा एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन कब नेगेटिव होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होती है। अब अक्सर स्टूडेंट इस चीज में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। देखें एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इसे हम लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। स्टूडेंट्स इस कार के केस में इनिशियल वेलोसिटी वी है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, कार रुक जाती है तो वो जीरो है। तो यहां से देखें आंसर क्या आ रहा है, माइनस वी ओवर टी। अब कितने देर में कार रुकती है वो टाइम यहां लिखें, किस वेलोसिटी से पहले मूव कर रही थी वो स्पीड यहां ऊपर लिखें तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा और किस में मिलेगा, नेगेटिव में। तो क्योंकि आप सिंपल याद रखें कि वी एफ जो है वो कम है वी आई से और चेंज में वी एफ पहले आ रहा है, अगर ये वैल्यू कम हो इससे तो आंसर नेगेटिव आएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एफ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एम ए, और यहां पे भी स्मॉल एफ लिखेंगे हम। लिहाजा इसी इक्वेशन को यूज करते हुए अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं एक्सेलरेशन की तो स्टूडेंट्स वो क्या आएगा मेरे पास, ए बिकम इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। इस नेगेटिव को भी इस तरफ ले जाए, मैथ को इधर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ओवर एम। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू याद रखिएगा और ये वर्क डन बाय द कार है। तो हम अप्लाई करते हैं यहां पे थर्ड इक्वेशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ के आए। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है स्टूडेंट्स, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। सो इस इक्वेशन से हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। इस साइड को मैं इरेज कर रहा हूं जी। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में स्टूडेंट्स अब आप देखें कि एक्सेलरेशन तो हमारे पास ये ऊपर आ गया ना, माइनस एफ ओवर एम, एस हमारे पास डी के इक्वल आ गया, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो गई और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी हो गई। तो ये तमाम चेंजेस आप इसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पुट करेंगे। यहां पे इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं। मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो वी के इक्वल है और फाइनल वेलोसिटी जीरो है। तो यहां पे चलते हैं, ये चेंजेस इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो देखें 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे माइनस एफ ओवर एम, एस की जगह लिखेंगे डी इज इक्वल टू वी एफ स्केयर, जीरो स्केयर माइनस वी स्केयर। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 2fd ओवर m इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा माइनस वी स्केयर। यहां से नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट कर दें और ये m इस तरफ ले जाएं तो 2fd इज इक्वल टू एम वी स्केयर।
एंड एफ डी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो दैट बिकम इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखते हुए स्टूडेंट्स देखें, क्या हम कह सकते हैं कि ये तो चीज हमारे पास इक्वेशन 1 से वर्क है, एफ डी वर्क के इक्वल है, वर्क डन बाय द कार, वर्क डन बाय द कार इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। तो वो जो दूसरी डेफिनेशन मैंने लिखी थी ये उसका प्रूव है कि हमारे पास जो वर्क डन था बाय द कार वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। सो सिंपली इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने एनर्जी को डिफाइन किया, दो बेसिक टाइप्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया, और इस लेक्चर के अंदर हमने काफी सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए। तो एमसीक्यू के हवाले से ये टॉपिक और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन अगर आप पेशेंटली देखेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक तो आपको इस लेक्चर से बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी।